जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश की सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। भारत देश अनेक नामों से जाना जाता है। कहा जाए तो यूनानियों ने भारत को इंडिया और अरब ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा है। माना जाता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे ही देश का नाम भारत पड़ा है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः स्रोतों का अगर बात किया जाए तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रियों द्वारा जो विवरण किया गया था वो, तीसरा है पुरातात्विक द्वारा संबंध जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो। तो चलिए थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, तीसरा जो है आपका पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य का बात करते हैं तो धार्मिक साहित्य जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद लैखिक साहित्य का बात करें तो अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, ये आपको साहित्यिक साक्ष्य के रूप में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है विदेशी यात्री का विवरण, जैसे यूनानी या रोम लेखकों का विवरण जैसे हीरोडोटस, मेगास्थनीज, टेसियस, ये सब जो थे विदेशी थे। जैसे चीनी यात्री जैसे फाइयान, ठीक है, हेंगसान या शुग्यून, तो ये आपको चीनी यात्री। अरब यात्री की अगर बात करें तो अलबरूनी, अलमसूदी, सुलेमान, तो ये आपको देखने को मिलेगा विदेशी यात्री का विवरण। ठीक है, द्वारा विवरण। नेक्स्ट है आपका पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, जैसे आपको अभिलेख मिले हैं, अभिलेख के द्वारा पता चलता है, मुद्रा के द्वारा, स्मारक के द्वारा, तो ये सभी के बारे में आपको बारीकी से आगे समझते हैं। तो चलिए साहित्यिक साक्ष्य के बारे में समझते हैं। साहित्यिक साक्ष्य जो है के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक धार्मिक साक्ष्य और एक लैंगिक साक्ष्य। तो ये 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। धार्मिक साहित्य का बात करें तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्रह्मनितर साहित्य की चर्चा की जाती है। जैसे कहें तो ब्राह्मण ग्रंथ जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथ में जैन, बौद्ध ग्रंथ को सम्मिलित किया जाता है। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों का सम्मिलित रूप को संहिता के नाम से जानते हैं। श्रवण परंपराओं में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। तो वेद के बारे में जानते हैं जो कि 4 वेद था। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ माना जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचिकाएं देखने को मिलता है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और गायत्री मंत्र भी है। इसमें 9वें मंडल को देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इस पाठ के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचिकाएं खील कहा गया है। 8वें मंडल को क्या कहा है? खील कहा गया है। ऋग्वेद के 2 मंडल में इंद्र की स्तुति, 3रे मंडल में विष्णु एवं अग्नि आदि स्तुति तथा 7वें मंडल में पूषण की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। 52 अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में ही माना जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, ब्राह्मण जो है मुख से, क्षत्रिय जो है भुजाओं से, वैश्य जो जांघों से और शूद्र जो है चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आत्मा के आवगन एवं निर्गुण ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में आता है या आया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्रश्रिभ को त्रयंबक कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम यहीं से हुआ है।
अगर बात करें कि ऋग्वेद में 2 छंदों में 4 समुद्रों का उल्लेख किया गया है, जो निम्न है: अपर, पूर्ण, सरस्वत, सरयानावत, ये 4 का उल्लेख किया गया है। चलिए अब सामवेद के बारे में जानते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसमें 75 सूक्त को छोड़कर बाकी से सभी ऋग्वेद के लिए है। ये सूक्त गाने योग्य बात है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीन पुस्तक है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टि वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य के स्तुति के मंत्र हैं। चलिए अब चलते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद गद्य एवं वाद्य मतलब गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यह कर्मकांड प्रधान था। इसमें यज्ञ संबंधित सूक्तों का संग्रह है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो होता है वाद्य सैनी होता है, संहिता के भी नाम से जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है और यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ होता है। मैत्रेयी संहिता भी यजुर्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद के बारे में पढ़ लिए। अथर्ववेद में आप जानते हैं इसकी रचना सबसे बाद में हुई। इसे त्रयी से बाहर रखा गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी जो है, औषधि विज्ञान तथा लौकिक जीवन के बारे में जानकारी बताता है। लौकिक जीवन के बारे में जानकारी जो है वो आपको अथर्ववेद में मगध एवं अंग जैसे पूर्वी क्षेत्र का उल्लेख है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा है। अथर्ववेद में आर्य एवं अनार्थ विचार का समन्वय मिलता है। इसका वाच्य ब्रह्मा नामक पुरोहित करता था, अतः इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर अथर्व जो है वेद का नाम पड़ा। तो चलिए ब्राह्मण के बारे में जानते हैं। ब्राह्मण वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथ की रचना गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन जो है करने वाला को ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद स्तुति प्रधान है जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। वैदिक भारत के इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण का भी नाम आता है। आरण्यक की बात करें तो इनमें मंत्रों के गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। इसका पाठ एकांत एवं वन में ही संभव है। जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध है। आरण्यक को से ही कालांतर में उपनिषद का विकास हुआ। अब उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपका अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद जो है ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों में पड़ा विद्या यानी कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक चलती रही। ऐसा माना जाता है कि उल्लोप निषद की रचना जो है अकबर के काल में हुई। मुक्ति कोपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषद का पर टीका लिखी है। उपनिषदों ब्रह्मसूत्र गीत को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रय कहा जाता है, जैसे केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौस्तकी, बृहदारण्य, श्वेताश्वर कुल 12 उपनिषद का प्रमाणित है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए वेदांग के बारे में बात करते हैं। वेदांग की कुल संख्या 6 होती है। वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए वैदिक कर्मकांड के प्रतिपादन सहायतार्थ वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई है, जिसकी संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। स्मृतियाँ एवं धर्मशास्त्र के बारे में जानते हैं। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर
पूर्व मध्य काल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथ की रचना की गई है। धर्मसूत्रों से ही स्मृति ग्रंथ का विकास हुआ, इसलिए स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख स्मृति जो है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति, देवल स्मृति आदि देखने को मिलता है। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृति श्लोक में लिखी गई और इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। महाभारत के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी रचना वेद व्यास ने की है। इसमें 18 पर्व है। पहले इसे 1800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था, लेकिन जिस दिन 24,000 श्लोक होने पर इसका नाम जो है भारत हुआ। गुप्त काल में 1,00,000 श्लोक होने पर इसे महाभारत या सतशास्त्री संहिता के भी नाम से जाना जाता है। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अश्वलायन गृह सूत्र में है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। भगवत गीता महाभारत के छठे पर्व 20वें पर्व का ही भाग है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। रामायण के बारे में जानते हैं। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। इसमें 24,000 श्लोक है, अतः इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसकी रचना जो है संभवतः ईसा पूर्व 5वीं शती में हुई है। रामायण और महाभारत के अंतिम रूप में संकलन गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास हुआ है। रामायण में हमें हिंदुओं तथा मानव एवं सबों के संघर्ष के बारे में विवरण मिलता है। रामायण 7 कांडों में विभाजित है, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यका कांड, कशिकंदा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ये आपको देखने को मिलेगा। पुराण के बारे में चलते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, आख्यान होता है। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावली है। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विष्णु पुराण में भारत का वर्णन समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है भारत तथा वहाँ की संतानें भारतीय होती। मत्स्य, वायु एवं विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर बात करें तो राजवंश इधर है, पुराण इधर है। मौर्य वंश जो है विष्णु पुराण से संबंधित है। शुंग या सातवाहन जो है मत्स्य पुराण से है, बहुत इंपॉर्टेंट। गुप्त वंश जो है वायु पुराण से संबंधित है। बौद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इसका नाम जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये पाली भाषा में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सुत्त पिटक के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनमें बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। यह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सुत्त पिटक 5 निकाय में विभाजित है। दृढ़ निकाय, मंजिम निकाय संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। जातक कहानियाँ खुद्दक निकाय का हिस्सा है। इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म का काल्पनिक कथाएं बताया गया है। अब विनय पिटक है तो विनय पिटक के बारे में जानते हैं। इसमें बौद्ध संघ के नियम, आचार विचार एवं विधि निषेधों का संग्रह है। इसके भी 3 भाग हैं, पतिमोक्ष, खंडक, परिवार। देखिए ये टाइप का आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं या एसएससी का तैयारी करते हैं या रेलवे का तैयारी करते हैं या एनटीपीसी का या ग्रुप डी जो भी हो, चाहे आर्मी का तैयारी करते हैं, तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक और ये वीडियो देख लिए ना तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना? ऐसा नोट कहीं नहीं मिलेगा आपको। बस मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा लगा, थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एक बार पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं अभिधम्म पिटक के बारे में। क्या कि यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। यह सबसे बाद में लिखा गया है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथा वस्तु है। इसका रचना जो है
तृतीय संगति जब हुआ था उस समय में मंगलीपुत्र तिस्ना ने की है इसका अभिधम्य पिटक का रचना। इन पिटकों की रचना बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद हुआ। पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। टोकरी समझते हैं ना जी। नेक्स्ट चलते हैं पाली भाषा के अन्य ग्रंथ, कुछ और अन्य ग्रंथ जो थे उनके बारे में जानते हैं। देखिए क्या है, मिलिंद पन्हो, जिसको मिलिंद प्रश्न के नाम से भी जानते हैं, नागसेन द्वारा रचित जो है। अब क्वेश्चन आता है मिलिंद पन्हो जो है वो किसके द्वारा रचित है? नागसेन द्वारा। इसमें यमन राजा मिनंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन बताया गया है। दीपवंश और महावंश ये शैली अनुश्रुतीय हैं। आप इनकी रचना क्रमशः 4वीं या 5वीं शताब्दी में कह सकते हैं, डेफिनेट नहीं है। जैन साहित्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैन साहित्य का आगमन सिद्धांत कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र आते हैं। अगर बात करें आचारांग सूत्र के बारे में तो जैन भिक्षुओं द्वारा पलायन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है इसमें। भगवती सूत्र महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में है। उपवास दशाओं में जैन उपवासकों के बारे में, विधि के बारे में बताया गया है। जैन ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में है। कालिका पुराण भी जैन धर्म से संबंधित ही है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख है। जैन धर्म के सिद्धांत भी उसमें मिलते हैं। लैंगिक साहित्य के बारे में जानते हैं तो लैंगिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, कल्पना प्रावधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन देखने को मिलता है। भास को कालिदास से पूर्व का प्रथम नाटककार माना जाता है। भास ने 13 नाटक लिखी है। स्वप्नवास वदता पहली संपूर्ण नाटक मानी जाती है। शूद्रक जो यानी कि गुप्त काल के मुच्छ कटिकम नाटक में पहली बार राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्य वर्ग के लोग को पात्र बनाया। इसमें शूद्र एवं महिलाओं संस्कृति स्थान पर प्रकृति में बोली गई या बोलते थे। क्षेमेंद्र द्वारा रचित जो है बृहत था मंजरी जो है लिखी गई थी। गार्गी संहिता शुंग वंश का एक ज्योतिष ग्रंथ है। पद्म गुप्त के नवसंहान चरित्र में परमान वंश के शासक सिंगुराज की जीवनी का वर्णन है। पंचतंत्र या एवं हितोपदेश नीति विषय ग्रंथ है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, ये क्वेश्चन पूछी जाती है। 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद कर चुके हैं विष्णु शर्मा। आचार्य चाणक्य जो है अर्थशास्त्र व्याकरण के पितामह अगर कहा जाए तो अष्टाध्यायी पाणिनि को, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, महर्षि पतंजलि जो है महाभाष्य को, कालिदास जो है मालविक निगमित्रम के रचयिता है, बाणभट्ट जो है हर्षचरित के है, भास जो है स्वप्न वासवदम के रचयिता है, शूद्रक जो है मृच्छ कटिकम, कलहन जो है राजतरंगिनी। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। सुदूर दक्षिण में पल्लव एवं चोल शासकों का इतिहास नंदी कम या कलिंग तुपर्णी चोल चरित्र आदि से प्राप्त होता है। विदेशी यात्री का अगर विवरण करें तो देखिए समझने वाली बात है। भारत पर प्राचीन समय में ही विदेशी आक्रमण होते रहे। इन विदेशी आक्रमणों के कारण भारत की राजनीति और यहाँ के इतिहास में समय समय में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता था। भले ही भारत के यूनानी का हमला रहा हो, लेकिन मुसलमानों का या फिर अन्य जातियों का अनेकों विदेशी यात्रियों ने यहाँ की धरती पर अपना पांव रखा। इनमें से अधिकांश यात्री आक्रमणकारी सेना के साथ भारत में आए। इन विदेशी यात्रियों के विवरण से भारतीय इतिहास के अमूल्य जानकारी हमें प्राप्त होती है। विदेशी यात्रा एवं लेखकों के विवरण से भारतीय इतिहास की जो जानकारी मिलती है उसे 3 भागों में बांटा गया। पहला यूनानी लेखक, दूसरा चीनी, तीसरा अरबी। तो चलिए यूनानी रोमन के बारे में जानते हैं। टेसियस और हीरोडोटस यूनानी और रोम के प्राचीन लेखक में से एक है। टेसियस ईरानी राजवैद्य था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। हेरोडोटस, जिसे इतिहास के पिता भी कहा जाता है, 5वीं शताब्दी में के पूर्व ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की।
जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। निर्याकस या आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलास ये भी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। इन लेखकों द्वारा जो विवरण तत्कालीन भारत इतिहास से जोड़ा है वह अपने आप में प्रमाणिक है। सिकंदर के बाद के लेखक में महत्वपूर्ण था सिकंदर के बाद के लेखकों में महत्वपूर्ण था मेगास्थनीज, जो यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 14 वर्ष तक वो रहा। उसने इंडिका नामक पुस्तक रचना की। कौन? सेल्यूकस निकेटर ने। जिसमें तत्कालीन मौर्य वंशीय साम्राज्य एवं संस्कृति का विवरण दिया गया है। डाइमेकस के बारे में जानते हैं तो अंत्योकस का राजदूत था। बिंदुसार के राज दरबार में काफी दिनों तक यह रहा। डायनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में काफी दिनों तक सम्राट अशोक के दरबार में रहा। ठीक है, अब चीनी लेखक के बारे में जानते हैं। फाहियान का जन्म चीन के वुओंग नामक स्थान पर हुआ। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने लगभग 399 ईस्वी में भारत की यात्रा प्रारंभ की। फाहियान जो है यह भी भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों का एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था, इसका उद्देश्य था। इसलिए यह फाहियान ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण को महत्वपूर्ण बनाया जो बौद्ध धर्म के संबंधित है। हुएनसांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 606 से लेकर 47 के शासनकाल में भारत आया था। इसने करीब 10 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया और उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। सखी भारत यात्रा का वृत्तांत CUकी नामक ग्रंथ से जाना जाता है, जिसमें लगभग 138 देशों की यात्रा का विवरण जिक्र है। चीनी यात्री में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हेंगसान का ही है। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इत्सिंग के बारे में जानते हैं। 613 से लेकर 715 ईस्वी के समय में भारत आया था। इत्सिंग नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला था। मत्यवालिन ने हर्ष के पूर्व अभियान एवं चाऊजुकुआ ने चोल की कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। थोड़ा और भी लास्ट है, देख लेते हैं अरबी लेखक के बारे में। फरिश्ता एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसे फारसी में इतिहास लिखा था। फरिश्ता युवावस्था में अपने पिता के साथ अहमदाबाद आया और वहाँ 1589 ईस्वी तक रहा। इसके बाद वह बीजापुर चला गया, जहाँ उसने सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का संरक्षण प्राप्त हुआ उसको। अलबरूनी के बारे में जानते हैं, जो अलबुड़िहान के नाम से भी जाना जाता है। 973 ईस्वी में ख्वारिज़म यानी कि खीवा में पैदा हुआ। 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म को मोहम्मद गजनवी द्वारा जीते जाने वाले अलबरूनी को उसने राज्य ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया। बाद में महमूद के साथ अलबरूनी भारत आया। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किताबुल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि सुंदरता पर प्रकाश डाला। 915 से 16 के बीच में भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का यह यात्री अलमसूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। तबरी अथवा टबरी अबू जाफर मोहम्मद इन या जरीउत तबरी तक महान अरब इतिहासकार और इस्लाम धर्मशास्त्री था। उपयुक्त विदेशी यात्री में विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखक के विवरण भी प्राप्त होते हैं, जिनसे भारतीय इतिहास के अध्ययन में काफ़ी सहायता मिलती है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि फिरदौसी जो 940 से लेकर 1020 के बीच में कृति शाहनामा, ठीक है ना, और इसको बोल सकते हैं जमियत अल तवारीख या अली अहमद कृत जो है चचनामा, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चचनामा के अली अहमद, चचनामा के लेखक मिनहाज उल सिराज, ये जो है तबकाए नासरी, जियाउद्दीन बरनी, तखीक ए
फिरोज शाही के लेखक अबुल फजल अकबरनामा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन वाकई में इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए, इब्न बतूता के बारे में जानते हैं, विदेशी यात्री। इब्न बतूता एक विद्वान अफ्रीकी यात्री था जिसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश में प्रसिद्ध नगर जो है तंजियर में हुआ था। इब्न बतूता जो है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भारत आया था। सुल्तान ने इसका स्वागत किया और उसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त कर दिया। आपको इस बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बर्नियर के बारे में जानते हैं। पूरा नाम फ्रेंसिस बर्नियर था। यह एक फ्रांसीसी विद्वान डॉक्टर थे जो 17वीं सदी में फ्रांस के से भारत आए थे। बर्नियर के आगमन के समय मुगल बादशाह शाहजहां अपने जीवन में अंतरिम चरण में थे और उन्हें चारों पुत्र भावी बादशाह होने से मसूबे बांधने और उसके लिए उद्योग करने में जुटे हुए थे। बर्नियर ने मुगल राज्य में 8 वर्षों तक नौकरी की। उस समय के युद्ध की कई प्रधान घटनाएं बर्नियर ने स्वयं देखी। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी पूर्व में के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नतस्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम में से मिलती है। मध्य भारत में भगवत धर्म जिसको बोलेंगे विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुर्न आक्रमण की जानकारी भित्रीय स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाण पुरास्थली बुर्जहोम से गर्तवास यानी गड्ढा वाला घर का साक्ष्य मिलता है। इनमें से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कुसार्न कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने पर यमन शासकों ने किया। अरिक मेड्डू पंडुचेरी के निकट रोमान सिक्के प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया। थोड़ा सा जान लेते हैं अभिलेख और शासक के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नोट में अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आवाज़ प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा बोलने में कठिनाई होता है तो माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। बट आप बढ़िया से देखिए, समझिए और हो सके तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए। लेकिन एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, ठीक है ना। कैसा वीडियो कितना अच्छा बनाया गया जरूर देखिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। जय हिंद, जय भारत।